मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग प्री बोर्ड एग्जाम दे चुके होंगे और आप बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने कहा था कि सर बोर्ड के लिए भी पेपर लाइए, तो मैं बोर्ड के लिए पेपर ला रहा हूँ। आप अगर हमारे बताए हुए 7 सेट हल कर लेंगे तो आपका बेहतर जो है बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर ये जिसका मैं सेट नंबर 3 लाया हूँ, साइंस 2025 का सेट अभी करा रहा हूँ। 7 सेट इसके लाऊंगा, साइंस के साथ, मैथ के साथ, इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के साथ साथ सेट लाऊंगा। अभी फिलहाल मैं मैथ के 3 सेट अपलोड कर चुका हूँ और साइंस का ये तीसरा सेट अपलोड कर रहा हूँ, जिसका कोड है 824 CM। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका पहला आ गया हमारे पास क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है फार्मूला 1/F और ये होता है मीटर में। ठीक, तो इसका 1/मीटर हो जाएगा और इसको हम लोग प्रति मीटर कह सकते हैं। ठीक, इसको क्या कह सकते हैं, प्रति मीटर। वैसे लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर भी होता है। ठीक, प्लस डायोप्टर होता है उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए होता है माइनस डायोप्टर। ठीक, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, लेकिन अगर मीटर में देखोगे तो प्रति मीटर होता है इसका। अगला देखते हैं, एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो दर्पण कैसा होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर कह रहा है प्रतिबिंब आभासी होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और वस्तु से बड़ा होना चाहिए। तो ये किसमें संभव है। देखो, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब होता है, लेकिन अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा और आभासी बनेगा तो इस साइड बनेगा। टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं, 5 इस साइड, 1 इस साइड। इस साइड वाला जो बनेगा वो आभासी बनेगा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। तो ये कंडीशन होती है अवतल दर्पण में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तीसरा क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। तो भैया यहाँ पे देखेंगे इसको कैसे लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में फार्मूला क्या होता है अपवर्तनांक का, प्रकाश की चाल नीचे, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में चाल। तो यहाँ पर अपवर्तनांक कितना दिया है, अपवर्तनांक है 1.5 और प्रकाश की चाल है 3×10⁸ और यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है। तो ये v यहाँ चला जाएगा और ये 3×10⁸ और बटे में जाएगा 1.5, दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो चाल आ जाएगी 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगी 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ कांच में प्रकाश की चाल आ जाएगी 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा देखते हैं, आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि नीला रंग जो होता है उसकी मात्रा अधिक होती है और जब ये बिखरता है तो प्रकाश का कैसा दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला देखते हैं यहाँ पर, यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली वैद्युत धारा आधी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। तो इसको देखेंगे, कह रहा प्रतिरोध से होकर बहने वाली वैद्युत धारा आधी कर दी जाए। मान लिया कि ये प्रतिरोध है R और इसमें धारा जा रही थी I, तो ऊष्मा का फार्मूला होता है I²R×T। ठीक, इसके बाद में कह रहा कि अगर इसी प्रतिरोध से बहने वाली धारा आधी कर दी जाए, मतलब I/2 कर दी जाए, तो जो ऊष्मा होगी, इसको मान लिया H1, इसको H2, तो फार्मूला हो जाएगा I²RT। तो I की जगह रख देंगे कितना, I/2, तो I/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I²/4, 2 दूनी 4RT और ये I यहाँ H2 और ये I²RT जो है, यही तो I²RT हमारा H1 है। तो यहाँ मैं लिख लूँगा H2 बराबर H1/4, माने जो पहले ऊष्मा थी उसका चौथाई रह जाएगी। पहले ऊष्मा जो थी उसका चौथाई यहाँ पर रह जाएगी, 1/4। अब देखते हैं, ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं देखता हूँ इसका छठा क्वेश्चन। छठा प्रश्न है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर नहीं करता है। किस पे नहीं निर्भर करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण। तो देखो, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की मतलब F बल बराबर क्या होगा, VIL sin थीटा। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर करता है, धारा पर, लंबाई पर और चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। यहाँ पर निर्भर करता है, तो इसमें देखेंगे वैद्युत धारा पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, BIL बिल हो गया,
साइन थीटा कोण अगर दिया होता तो वो भी होता, लेकिन वैद्युत धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, और यही नेगेटिव हमसे पूछा था। आप लोग ये मत सोचना कि सर ये पीला है और ये जो है वाइट है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने फोटो कॉपी के तौर पे एक पेज अच्छा निकलवाया है और बाकी इसको वाइट पे निकलवा लिया है क्योंकि इसमें खर्च ज़्यादा आता है। लघुपथन के समय वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा का मान हो जाता है। जब लघुपथन होता है भैया, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्या होता है तब उस समय वैद्युत धारा का मान अचानक से बहुत अधिक हो जाता है, वेरी हाई हो जाता है। ठीक, लघुपथन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, जब तार आपस में टच हो जाते हैं। C6H6 में कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या है? तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है। कैसे? देखो C6H6 ये क्या है, बेंजीन बना रहा है यहाँ पे, तो इसमें कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? तो कार्बन की संयोजकता यहाँ पे 4 होने वाली है। ठीक, C कितनी है? 6, और H भी कितने हैं? 6, यानी बेंजीन रिंग यहाँ पर बनेगी, इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसमें 2 2 लगेंगे हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे 2 4 और 2 6, ये यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे देखो एक होता है सिंगल बॉन्ड, फिर होता है डबल बॉन्ड, फिर होता है सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन के 2 1 3 हो गए, तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन सब जगह लगेगा, एक एक हाइड्रोजन सभी जगह पर लगने वाला है। तो एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा सब जगह, तो कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 1 2 3 4 सब जगह 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ गए ना? कार्बन के कितने? 4 संयोजकता हो जाएगी यहाँ पे टोटल। अगला देखते हैं, प्रबल बेस है। प्रबल बेस, बेस माने प्रबल क्षार, तो क्षार वो होते हैं जिनमें OH माइनस आयन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर NaOH जो है ये प्रबल क्षार होता है, NaOH, और एक होता है KOH। KOH ऑप्शन में नहीं है तो यही हो जाएगा सही। बाकी ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सभी हैं तो क्षार ही, लेकिन ये दुर्बल क्षार हैं, प्रबल क्षार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 9 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है किसको गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है? तो यहाँ पर PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस गर्म करोगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर मिलेगी। कैसे? तो यहाँ पे देखोगे 2Pb, एक मिनट इस पे दिखा देता हूँ, 2PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसको जब गर्म करोगे तो 2PbO आएगा, प्लस यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4, मतलब 2NO2 आएगा, यहाँ पे 2NO2 आएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 2Pb तो निकल गया, फिर 2 दूनी 4NO2, यहाँ पे 4NO2 होगा, और यहाँ पे NO2 4 निकल जाएगा, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के निकल गए? 2 यहाँ पे, और 4 दूनी 8 यहाँ पे, और हैं कितने ऑक्सीजन के? 3 दूनी 6 दूनी 12 हैं, और निकल कितने गए? 2, और 4 दूनी 8, 8 2 10 निकल गए, तो 2 बचे, यानी ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगी। तो इस रिएक्शन को याद रखेंगे, संतुलित करने में भी आ सकती है। अगला देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है साधारण ताप पर द्रव धातु है। द्रव धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम धातु है, कॉपर भी धातु है, क्रोमियम भी, ये भी क्रोमियम भी धातु है, लेकिन ये मरकरी एक ऐसी धातु है, पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है। अवक्षेपण क्रिया इसमें से कौन है? तो देखेंगे अवक्षेपण क्रिया यही है, पहली वाली, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और ये तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट, ये ठोस और ये तली में बेटा बैठ जाएगा, और जो तली में बैठ जाता है उसी को हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। बाकी ये जली है, ये द्रव है, ये भी जली है, ये द्रव, ये गैस है, ये उड़ जाएगी, ये ठोस है, लेकिन ये तली में नहीं बैठने वाला है, यही अवक्षेप होता है बेरियम सल्फेट। तो इसको याद रखेंगे। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 13 नंबर ऑब्जेक्टिव, ब्यूटेनॉल 2 का अणुसूत्र है। ब्यूटेनॉल का मतलब होता है 4 कार्बन, ब्यूटेनॉल मतलब ब्यूटेनॉल 2 यहाँ पर कहा जा रहा है। ब्यूटेनॉल 2 का फार्मूला लिखेंगे। देखो ब्यूटेन में होते हैं 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, और कह रहा है 2 नंबर पर ब्यूटेनॉल यानी OH लगना है 2 नंबर पे, तो चाहे इधर से लगा दें या उधर से लगा दें, यहाँ पे लगाएंगे OH, क्या लगा देंगे? OH यहाँ पे लगेगा सिंगल बॉन्ड के साथ, OH लगेगा। ब्यूटेनॉल है ऑल, और यहाँ पे देखो एक बैलेंस इधर से कवर हो गई, एक इधर से, 2 1 3, और बाकी लगेंगे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 लगेंगे, और यहाँ पे कितने लगेंगे? 1 लगेगा, यहाँ पे कितने लगेंगे? 2 लगेंगे, यहाँ पे कितने लगेंगे? 3 लगेंगे।
3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10। तो ये हो गया ब्यूटेनॉल 2। देखो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटेन और 2 नंबर पर ऑल, तो ब्यूटेनॉल 2 हो जाएगा। और कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4, और हाइड्रोजन गिनेंगे तो 3 2 5 1 6, 3 9 1 10। तो और फिर O भी, तो C4H10O, ये ब्यूटेनॉल 2 का सूत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, तो उसमें सूर्य का प्रकाश होना चाहिए यानी सनलाइट होनी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए, और जल होना चाहिए। इतनी चीज़ें होनी चाहिए, और पत्तियों का रंग हरा यानी क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। ठीक, तो इतनी चीज़ें, 4 चीज़ें होनी चाहिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य का प्रकाश, इतना चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे देख लेंगे ऑक्सीजन तो बनती है तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ गई। ठीक, ये इसकी वजह से गलत हो गया। इसमें नाइट्रोजन, जल, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ नाइट्रोजन गलत हो गई। ठीक, तो इतना जो है हमारा सही हो चुका। अगला देखते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है, आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है, और अगर थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगी तो गले में गलगंड यानी घेंघा नामक रोग हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। तो आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, तभी हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधों के मध्य क्रॉस कराया तो प्राप्त प्रथम संतान पीढ़ी F1 में फर्स्ट जनरेशन में लंबे एवं बौने पौधों का प्रतिशत क्या था। तो यहाँ पर सभी लंबे पौधे थे, 100% लंबे पौधे। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मेंडल ने क्या किया था, टाल और टिनी के बीच जो संकरण कराया था, क्रॉस कराया था, तो यहाँ पर ये लंबे थे और ये बौने थे। तो जो पहली पीढ़ी यहाँ पे बनी थी फर्स्ट जनरेशन, तो यहाँ पे अगर दिखा दोगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी गुणा करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये 100% लंबे पौधे। तो यहाँ पर इसी को तो प्रभाविता का नियम कहते हैं, क्योंकि प्रभावी लक्षण जो है इसमें है लंबा और अप्रभावी है बौना। अप्रभावी लक्षण पहली पीढ़ी में होता है बौना। तो यहाँ पे एक ही लक्षण दिखाई दिया, सभी लंबे पौधे, या फोन पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में। तो आप समझ सकते हैं इसको। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन एक पारितंत्र का जैविक घटक है। जैविक माने जिसमें जीवन है। ताप में जीवन नहीं होता है, खनिजों में जीवन नहीं होता, वायु में जीवन नहीं, किसमें, हरे पेड़ पौधों में क्या होता है, ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं यानी गार्ड सेल पाई जाती हैं। तो ये किसमें पाई जाती हैं, स्टोमेटा में। जो स्टोमेटा यानी रंध्र होते हैं उसमें ये गार्ड सेल पाई जाती हैं। ठीक, यही ये जो जगह खाली है ये होता है रंध्र। ये क्या है, रंध्र है। और ये बाहर जो है ये गार्ड सेल है, यही खोलती इसको और बंद है, ये खुला रंध्र है। यहाँ पे खुला रंध्र दिख रहा होगा आपको। तो ये गार्ड सेल यानी द्वार कोशिकाएं ही रंध्र को खोलने और बंद करने में मदद करती हैं। यही वाष्पोत्सर्जन में भी मदद करती हैं यानी जल को बाहर निकालने में, अतिरिक्त जल को। तो ये स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, यही वाले रंध्र। तो इंग्लिश में स्टोमेटा, हिंदी में रंध्र इसको कहते हैं। तो द्वार कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती हैं। अगला देखते हैं, वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाले किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। देखो ये हो गई पृथ्वी, और इसके ऊपर होती है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के ऊपर होती है समताप मंडल, और समताप मंडल में ही ऊपर होती है ओजोन परत। ये हो गई ओजोन परत। पूरी है ये समताप मंडल, उसी में ये ओजोन परत। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों एचन्यू से जो है क्या करती है, मतलब यूवी से अल्ट्रावायलेट किरणों से, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। क्योंकि ये अगर पृथ्वी पर आ जाएंगी तो हो जाएगा स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो सकती है, सनबर्न हो सकता है, बहुत सी बीमारियां यहाँ पर हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
निम्न में से कौन सुमेलित है? तो विखंडन होता है अमीबा में, बिल्कुल सही है। अमीबा में विखंडन होता है, द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन होता है अनुकूल परिस्थितियों में, बहुविखंडन होता है विपरीत परिस्थितियों में। खंडन ब्रायोफिल्म में नहीं होता है। खंडन होता है खंडन होता है माने इसमें होता है किसमें? स्पायरोगाइरा में। खंडन होता है स्पायरोगाइरा में, ध्यान रखेंगे, स्पायरोगाइरा में होता है। मुकुलन मुकुलन स्पायरोगाइरा में नहीं होता है। मुकुलन होता है हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है मुकुलन। और वहीं पर कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है हाइड्रा में नहीं होता है, ब्रायोफिल्म में होता है, यानी पत्थर चट्टा में होता है जिसके पत्ती से नए पौधे बन जाते हैं। साथियों, यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव हमने करा दिए हैं और अब हम करेंगे इनके थ्योरिकल प्रश्न। तो पहला प्रश्न 2 नंबर का आपके सामने है। निम्नांकित किरण आरेख की सहायता से दूरदृष्टि दोष को समझाइए। किरण आरेख की सहायता से दूरदृष्टि दोष को समझाइए, इसे लेंस द्वारा कैसे संशोधित किया जाता है, ये यहाँ पे बताना है। निम्नांकित किरण आरेख की सहायता से दूरदृष्टि दोष को हमको समझाना है। तो भैया इसको समझ लीजिए दूरदृष्टि दोष को। वैसे तो मैं बता देता हूँ कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, आप लोगों को पता है। इस प्रकार के दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसे हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो देखो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, ये हो गई मनोनेत्र और यहाँ पे ये हो गया लेंस लग गया और ये हो गई परितारिका और यहाँ हो गई पुतली, ये हो गई कार्निया। तो यहाँ पे जो है दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि ये जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर ना बन करके पीछे ही बनता है, मतलब रेटिना के पीछे बनता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ रेटिना के पीछे बनेगा, यहाँ पे तो क्या दिखाई देगा? तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर इसका जो है कारण क्या होता है? तो कारण ये होता है लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। कारण अगर देखेंगे तो फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी बढ़ जाती है तभी देखो दूर फोकस हो रहा है। और नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका व्यास का भी कम हो जाना, व्यास कम हो जाना, नेत्र लेंस के व्यास का कम हो जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना। निवारण कैसे करेंगे? तो निवारण हम लोग कैसे करेंगे, यानी यही आँख है और इसी आँख में निवारण कैसे करेंगे, यहाँ पे और दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है जो प्रकाश किरणों को मोड़ देता है और फिर जल्दी से यहाँ रेटिना पर मुड़ जाती है और हमारा जो है दूर हो जाता है। अब मैं इसका आपको चित्र बुक में भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड आप वेट करेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को। तो यहाँ पर देख लीजिए दूरदृष्टि दोष बुक है आपके सामने और यहाँ पे मेन पॉइंट देखो दूरदृष्टि दोष को यहाँ पे देखो पूरी चीज़ यहाँ पे लिखी है कि कारण क्या है इसके। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। और यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो, माने रेटिना पे ना बन करके रेटिना के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब और जब आप उसको निवारण करोगे उत्तल लेंस लगाओगे तो ये कुछ उत्तल लेंस इसको कुछ मोड़ देगा प्रकाश किरणों को, फिर जल्दी से यहाँ पे मुड़ जाएंगी। तो मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दिया है, उत्तल लेंस में लगाया जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न कह रहा एक गोली दर्पण 16 सेंटीमीटर, एक गोली दर्पण अगला जो है 2 नंबर का है। एक गोली दर्पण 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। प्रतिबिंब का आवर्धन और दर्पण का प्रकार ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक गोली दर्पण 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का दर्पण है और यहाँ से लगाएंगे इसको। वस्तु की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यूँ हमेशा माइनस लेंगे। अगर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, आभासी बना रहा होगा तो सीधा बना रहा होगा, दर्पण के पीछे बना रहा है तो भाई दर्पण के पीछे बना रहा है यानी प्लस में होगा। तो कितना 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। तो अगर आप प्रतिबिंब का आवर्धन और दर्पण का प्रकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब का निकालना है आवर्धन, दर्पण के लिए आवर्धन होता है प्लस में तो v/u और b का मान है 12 और u का मान है
माइनस का 16, 4 चक्कू 16, 4 तियाँ 12, तो आवर्धन आ जाएगा -3/4, यानी 4 से इसको भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे 30, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 जीरो बढ़ा लेंगे, 4 पंचे 20, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -0.75, ये इसका आ जाएगा आवर्धन। और क्या इसमें पूछ रहा है, और दर्पण का प्रकार आपको ज्ञात करना है, और इसका दर्पण का प्रकार भी जो है आपको भैया यहाँ पर ज्ञात करना है। तब तक आप लोग वीडियो को कर दीजिए बढ़िया, लाइक कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे दर्पण का प्रकार, कैसे आपको पता चलेगा दर्पण का प्रकार। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि दर्पण का जो है फार्मूला प्लस में होता है तो आवर्धन यहाँ पे माइनस में होता है, तो ये भैया माइनस में होगा। तो ये u का मान जब रखेंगे माइनस, यहाँ तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा प्लस का आ जाएगा 0.75 आवर्धन। चूँकि आवर्धन जो है, आवर्धन का मान 1 से कम है, जब 1 से कम होता है आवर्धन का मान, तो ये दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। और आवर्धन अगर 1 के बराबर होता तो ये समतल दर्पण होता, अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ा होता तो ये उत्तल दर्पण होता। तो ये पहचानने का तरीका है, यहाँ पे उत्तल दर्पण रहने वाला है। ये प्रश्न आपका हो चुका है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उत्तल लेंस से किसी वस्तु के आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए नामांकित किरण आरेख बनाना है। इसको भी देख लेंगे। उत्तल लेंस से बनाना है तो यहाँ पे देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में सेम पोजीशन होती है। मतलब अवतल दर्पण देखो, अवतल दर्पण में इस साइड बनते हैं 5 प्रतिबिंब और इस साइड बनता है 1, इधर वास्तविक उल्टा, इधर आभासी सीधा। लेकिन इसमें 5 बनेंगे इस साइड वास्तविक उल्टा और 1 बनेगा इस साइड आभासी सीधा, आभासी और सीधा, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे अब हमको यहाँ पे क्या करना है, कह रहा है उत्तल लेंस से किसी वस्तु के आभासी आवर्धित माने बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए। तो एक आभासी सीधा इधर ही बनेगा, यानी यहाँ पे अगर वस्तु रखी है, यहाँ पे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो वो कहाँ से निकल जाएगी, वो मुख्य फोकस से निकल जाएगी, इधर से, ये फोन से इधर F2 होगा। और यहाँ इसके बाद में एक जो है कहाँ से जाएगी, एक तो निकल गई इससे, और एक अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे थोड़ा सा डॉटेड लाइन से, तो यहाँ पर एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल से तो वो चली जाएगी, और लेकिन इसको जब पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि इधर तो बनेगा नहीं प्रतिबिंब, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा और बड़ा। तो इस तरीके से किरण आरेख आएगा। मैं आपको बुक में भी इसका चित्र दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड आप लोग वेट कर लीजिएगा। तब तक वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि मेहनत पड़ती है बहुत बनाने में इसको। उत्तल लेंस द्वारा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनने का, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कंडीशन यहाँ पर आई है। आप लोग चित्र को यहाँ पे बुक में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक मुख्य अक्ष के समांतर गई, मुख्य फोकस से निकल गई, ऑप्टिकल सेंटर से पीछे बैक किया, तो इस साइड में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, आपने देख लिया होगा। चलिए मैं बुक को यहाँ पे हटा लेता हूँ और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। इस पेज पे क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस की किसी वस्तु का 3 गुना बड़ा, तो यहाँ पर कैसा बना रहा है, उत्तल लेंस बना रहा है प्रतिबिंब, वह बड़ा कह रहा है, क्या कह रहा है, उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित, आवर्धित माने बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित और बड़ा। तो यहाँ पर देखो उल्टा कह रहा है तो आवर्धन कितना होगा, आवर्धन लेंगे नेगेटिव में 3 गुना, माने -3 लेंगे। अगर ये सीधा कहता तो +3 लेते। और इसके बाद में साथ में क्या दिया है, जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी वस्तु कितनी दूरी है, -15 सेंटीमीटर। तो फिर हमको निकालना है लेंस की फोकस दूरी। तो पहले तो आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे, ये है लेंस, लेंस में आवर्धन का फार्मूला रहेगा प्लस में v/u, और दर्पण में ये माइनस में रहता है। तो आवर्धन कितना दिया, -3, और v/u, u का मान है -15, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, v 1 कम v
बराबर 15 तियाँ 45 प्लस का आ जाएगा, प्लस का 45 आ जाएगा। और लेंस था उत्तल, लेंस कौन था, उत्तल लेंस था। तो जो अभी हमने डायग्राम बनाया था तो उस इधर इसी साइड में प्रतिबिंब बनने वाला है, तभी यहाँ पे प्लस का आ गया है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे हमें निकालना है फोकस दूरी। तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/v का मान कितना है 45 माइनस 1/u का मान कितना है -15। तो यहाँ पर रखेंगे -15, तो ये हो जाएगा 1/45 माइनस माइनस प्लस 1/15। 15 को 45 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा 1/45 प्लस 3 एकम 3/45। हर समान है तो 3 1 हो जाएगा 4/45 और 1/f। तो इसको उल्टा देखो, यहाँ पे लिख लेंगे 1/f बराबर 4/45। अब उल्टा करेंगे, f ऊपर 1 नीचे, 45 ऊपर 4 नीचे, 4 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंचे 20। तो फोकस दूरी आ जाएगी प्लस की 11.25 सेंटीमीटर। तो यही इसीलिए देखो प्लस का आ गया, इसका मतलब कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस यहाँ पे था। तो यही फोकस दूरी भी इसकी आ गई। अब हमारे पास में क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग अगला करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रश्न हमारे सामने है। दिए गए वैद्युत परिपथ में जो है अमीटर ए द्वारा, ये अमीटर लगा है, अमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ता है, प्रदर्शित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए, मतलब आई का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो आई का मान निकालेंगे, नहीं धारा हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखेंगे ये 2 ओम और 3 ओम के जो प्रतिरोध लगे हैं ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम कामा 3 ओम के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम का क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 होगा। तो ये होगा 2 ओम प्लस 3 ओम, तो कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ओम। तो तब फिर कुछ चित्र इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे 1.5 ओम का लगा है, 1.5 ओम, और यहाँ भी 5 ओम, यहाँ भी 5 ओम हो गया। और फिर यहाँ पे अमीटर जुड़ा है और यहाँ पे प्लस माइनस जो भी है वो तार जुड़े हैं। अब ये 5 ओम किस क्रम में आ गए, फिर आ गए समांतर क्रम में ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ओम हुआ 5 ओम के बीच तुल्य प्रतिरोध उससे बड़ा करके भी लिख सकते हैं। 5 ओम व 5 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनके बीच तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/5, हर समान है तो 1/R बराबर 2/5। तो ये हो जाएगा R/1 बराबर 5/2। तो R आ जाएगा 2.5, 5 का आधा कितना होता है 2.5 ओम, सेंटीमीटर नहीं 2.5 ओम होगा, प्रतिरोध है ना। तो अब यही परिपथ कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, यानी 2.5 ओम लगेगा। इसके बाद यहाँ पे कितना लगेगा 1.5 ओम, और यहाँ एम्पियर, और यहाँ पे प्लस माइनस जो भी जुड़ा है बैटरी। अब ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, मतलब 2.5 ओम कामा 1.5 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो क्या आएगा, R बराबर आएगा R1 प्लस R2, माने ये आ जाएगा 2.5 प्लस 1.5। तो 5 5 10 और 2 1 3 1 4। तो प्रतिरोध आ जाएगा कितना, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, तो 4 ओम आ जाएगा। यानी यही सर्किट अब कुछ इस तरीके से बनने वाला है, माने 4 ओम, और यहाँ पे अमीटर लगा है, यहाँ प्लस माइनस। अब इसमें से धारा कितनी बहेगी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर 8 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है। कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 8 वोल्ट। और हमें यहाँ पे बैटरी लगी है 8 वोल्ट की, और प्रतिरोध हो गया 4 ओम, और हमें निकालना है धारा। तो ओम के नियम से V बराबर IR लगाएंगे, I बराबर होगा V/R, और B का मान दिया है 8 वोल्ट, R का मान दिया है 4, तो 4 दूनी 8, धारा आ जाएगी 2 एम्पियर। धारा आ जाएगी कितनी, 2 एम्पियर। यहाँ पे धारा आने वाली है भैया 2 एम्पियर। तो इसके बाद में देखते हैं
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हो गया। अगला कह रहा है वैद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। सवाल को समझेंगे। कह रहा है कि जो विद्युत बल्ब होते हैं, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, जैसे कि मान लिया ये है विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब है, तो यहाँ कह रहा है ये जो है ये टंगस्टन टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। डब्लू, टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है कि इसका जो है गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक, यानी इतनी जल्दी से ये गलेगा नहीं। कितना होता है, लगभग हमको लगता है 3900 के केल्विन होता होगा। अभी मैं दिखाऊंगा कि ये गले ना, इतना कितनी भी बिजली बढ़ जाए ये गले ना। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे, देखो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद दिख रहा होगा, एक मिनट ब्लर कर गया। हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है कि टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है और यह उच्च प्रतिरोधक क्षमता रखता है। माने प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा लेकिन गलेगा भी नहीं। टंगस्टन का अत्यंत उच्च गलनांक लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस या 6192 फ़ारेनहाइट इसे बिना पिघले ही सफ़ेद गर्म होने की स्थिति में रखता है। जब इसमें करंट प्रवाहित होता है, इसकी उच्च प्रतिरोधकता आवश्यक ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने में भी सहायक होती है और ये गलता भी नहीं है, इसलिए जो है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। दो कारकों के को बताइए जिन पर धारावाही प्रणालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। धारावाही प्रणालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, तो यहाँ पर धारावाही मतलब जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, कह रहा है दो कारकों का को बताइए जिन पर धारावाही प्रणालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट और एन आई, म्यू नॉट और एन आई, ये होता है फार्मूला पूरा। तो इस ये देखो कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है उस पर और फेरों की संख्या, कुंडली इस तरीके से कुंडली होती है और कुंडली में लगे होते हैं फेरे, क्या होते हैं फेरे, तो फेरों की संख्या पर और उसमें बहने वाली धारा पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर धारावाही प्रणालिका से। यहाँ पहला पॉइंट देखेंगे कि प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता पर और प्रणालिका में फेरों की संख्या पर, दो में यहाँ निर्भर करती है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक स्थायी चुंबक से किस प्रकार भिन्न होता है। तो यहाँ पर देखेंगे विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में मुख्य अंतर। विद्युत चुंबक क्या करता है, विद्युत चुंबक की शक्ति को विद्युत धारा को, विद्युत चुंबक जो होता है वो विद्युत चुंबक की शक्ति को विद्युत धारा को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि स्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित होती है। यानी विद्युत चुंबक की जो शक्ति होती है उसको विद्युत धारा के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन स्थायी चुंबक की शक्ति मतलब निश्चित होती है। मतलब जो मार्केट से चुंबक लाते हो उसकी शक्ति निश्चित होती है, लेकिन बिजली वाले चुंबक की मतलब जो है बिजली वाले चुंबक को बिजली घटा बढ़ा के उसकी शक्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है, जबकि जो मार्केट से चुंबक लाते हो उसकी शक्ति फिक्स होती है। और विद्युत चुंबक केवल तब होता है जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब बिजली प्रवाहित होती है तभी वो चुंबक की तरह विद्युत चुंबक जो है कार्य करता है, जबकि स्थायी चुंबक हमेशा के लिए प्लाज्मा बना रहता है, मतलब हमेशा काम करता है। मार्केट से जो चुंबक लाओगे हमेशा काम करेगा, और जो बिजली की मतलब धारा करंट प्रवाहित करने पर विद्युत चुंबक बनेगा वो केवल करंट पर जब तक प्रवाहित होगी तभी तक वो विद्युत चुंबक काम करेगा, करंट खत्म विद्युत चुंबक का काम भी खत्म। अगला देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पर आपको बताना है। क्या होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो भैया यदि हम अपने बाएं हाथ यदि हम अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली, तर्जनी उंगली, एक मिनट ब्लर, हाँ क्या कह रहा है आप, यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठा तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तो यह तर्जनी उंगली किसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को व्यक्त करेगी, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड आप लोग वेट कर लेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पे देख लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा था उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगलियां परस्पर लंबवत हों, तब यदि अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी उंगली मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अगला है घरेलू वैद्युत परिपथ में
फ्यूज के उपयोग के महत्व बताइए। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज के उपयोग के महत्व बताइए। फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज का काम क्या होता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये जैसे मान लिया घरेलू विद्युत परिपथ है, ये तार आ रहा है, तो यहाँ पे लगा दिया जाता है फ्यूज और इसमें लगाते हैं हल्का तार। जैसे ही धारा बढ़ जाती है कभी, तो ये तार, इसका गलनांक क्या होता है? इसका गलनांक होता है निम्न, और ये तुरंत ही पिघल जाता है और सर्किट में धारा बहना बंद हो जाती है और सर्किट परिपथ हमारा मतलब जलने से बच जाता है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। वही चीज़ में भी बताई गई है कि परिपथ में लगे उपकरण को बाहरी विद्युत धारा के प्रवाह से जोड़ा जाता है। जब धारा एक सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाती है तो फ्रेम का तार पिघल जाता है, जिससे परिपथ टूट जाता है और उपकरण क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। उपकरण क्षतिग्रस्त होने से जो है बच जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। प्रायः निम्न वैद्युत आपूर्ति तारों के वैद्युतरोधी आवरण के रंग क्या होते हैं? मैंने विद्युतमय तार, मैंने जीवित तार और उदासीन तार और भू संपर्क तार। इसको आपको बताना इसके कलर। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो विद्युतमय तार होता है उसका कलर लाल रखा जाता है, और जो दूसरा है उदासीन तार उसका काला, और भू संपर्क तार का हरा। मतलब इसका रखा जाता है विद्युतमय तार का यहाँ पे किससे लाल रंग के तार रखे जाते हैं, उदासीन तार को काला तार और भू संपर्क तार को यहाँ पे हरा तार रखा जाता है। किसी विद्युत संधारित्र को भू संपर्क करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब भू संपर्क करा क्यों जाता है? तो भू संपर्क इसलिए किया जाता है कि कभी धारा बढ़ जाए अचानक से या गड़बड़ हो जाए। देखो, किसी वैद्युत साधन को भू संपर्क करने का उद्देश्य, यह सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि यदि उपकरणों में धात्विक अभिकर्मक में कोई दोष उत्पन्न हो जाए और धारा प्रवाहित होती है किसी व्यक्ति को, तो भू संपर्क तार या तार सीधे प्रथमी में धारा प्रवाहित कर देता है, जिससे उपयोगकर्ता को बिजली के झटके नहीं लगते हैं और वो बच जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, सल्फाइड अयस्क से अशुद्ध धातु को कितने पदों में प्राप्त किया जा सकता है? अशुद्ध कॉपर के शुद्धिकरण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन यहाँ पर करना है। क्वेश्चन है 4 नंबर का। थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, मैं इसका आंसर अभी आप लोगों को बस दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर धातु वाले लेसन में होगा विद्युत अपघटनी विधि। तो बस यहाँ पर वेट समाप्त हुआ आपका, और आप देख लीजिए यहाँ पर विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कह रहा है। इसमें कह रहा अधिकतर धातुओं से कॉपर, निकिल, जिंक इत्यादि का परिष्करण विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया? शुद्ध धातु को पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट के रूप में होता है। इसके अनुसार उपकरण को व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत धारा जब विद्युत अपघट में प्रवाहित की जाती है तो एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय शुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा विलेय शुद्धियाँ एनोड तल पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसका जो है हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक सेकेंड, ये देख लीजिए विद्युत अपघटनी विधि, वही यहाँ पे चित्र भी बताया गया है और इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि धातुओं से अपद्रव्य हटाने की सबसे प्रचलित विद्युत अपघटनी विधि है। इसमें अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली पट्टी को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट के रूप में करते हैं। जब परिपथ अनुसार विद्युत अपघट में धारा भेजते हैं तो एनोड पर अशुद्ध धातु विद्युत अपघट में घुल जाती है और विद्युत अपघट से इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय शुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय शुद्धियाँ एनोड तल पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। वही चीज़ में भी यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कह रहा निम्नलिखित क्रियाओं में उपचायक तथा अपचायक पदार्थ कारण सहित सुनिए। मतलब चुनिए आपको कारण सहित कौन उपचायक है कौन अपचायक है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि उपचायक कौन होते हैं।
उपचायक पदार्थ कौन होते हैं? जिनका होता है ऑक्सीकरण, जिनका होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास या इलेक्ट्रॉनों का त्याग, और या फिर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। इतनी चीजें होनी चाहिए तब तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? उपचायक पदार्थ कहलाएगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास या इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। और अपचायक पदार्थ कौन सा होगा? अपचायक पदार्थ कौन सा होगा? जिसका होगा अपचयन। क्या होगा? अपचयन होगा। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना या फिर ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। इतना जो समझ गया वो समझो सब कर लेगा। यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 2 + 2, और यहाँ पे कितनी हो गई? +4, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई? यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में हो गई वृद्धि, यानी इसका हो गया ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण जिस पदार्थ का हो गया तो ये पदार्थ हो गया कौन सा? उपचायक पदार्थ। तो इसमें उपचायक पदार्थ, उपचायक पदार्थ कौन है? यही SN++, यही हो गया हमारा उपचायक पदार्थ हो गया, जिसका ऑक्सीकरण हो जाता है वो उपचायक। 1 मिनट, अर्धक्रिया में उपचायक है और कोई ऑक्सीकारक नहीं है। अपचायक, ठीक, अपचायक, हाँ थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक पदार्थ होता है भैया, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है अपचायक पदार्थ। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो भैया होता है अपचायक पदार्थ, और जो जिसका अपचयन होता है वो होता है उपचायक पदार्थ। थोड़ी सी मिस्टेक। तो यहाँ पर देखेंगे इसका हो गया ऑक्सीकरण, तो ये हो गया अपचायक पदार्थ। कैसा हो गया? अपचायक पदार्थ। तो अपचायक पदार्थ यहाँ पे क्या हो गया? SN++। यहाँ पे भी देखो इसमें दिखाया गया है SN++। यहाँ पे देखो SN++ एक अर्धक्रिया में अपचायक है और कोई ऑक्सीकारक नहीं है। स्पष्टीकरण, SN++ इलेक्ट्रॉन खोकर बन जाता है SN++++, इसलिए ऑक्सीकृत हो जाता है और इस प्रकार अपचायक के रूप में कार्य करता है। यानी जिसका हो जाता है ऑक्सीकरण वो पदार्थ कहलाता है अपचायक पदार्थ। और यहाँ पर देखो +3 था, +3 से हो गया +2, यानी ऑक्सीकरण संख्या में हो गई कमी, और ऑक्सीकरण संख्या में हो गई कमी तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी यानी हो गया अपचयन, तो यानी वो पदार्थ क्या कहलाएगा? उपचायक पदार्थ। तो ये जो है ये पदार्थ क्या कहलाएगा? यहाँ पर उपचायक पदार्थ। तो उपचायक पदार्थ कौन सा होगा? Fe और प्लस Fe3+। यहाँ पर देखो Na ठोस था और फिर Na+ हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण हो गया तो फिर से ये कौन सा पदार्थ हो गया? अपचायक पदार्थ। तो यहाँ पे अपचायक पदार्थ कौन सा होगा? अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ हो गया Na। अपचायक पदार्थ कौन सा हो गया? Na। अब इनके मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर देखिए Fe++ इस अभिक्रिया में उपचायक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक, उपचायक है और कोई अपचायक नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe++ बनाता है और इस प्रकार ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। और Na ठोस वाला देखो, Na अर्धक्रिया में ठोस अपचायक है, अपचायक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा अपचायक पदार्थ अपचायक है और कोई ऑक्सीकारक पदार्थ में है नहीं। Na का इलेक्ट्रॉन खोकर Na+ बना, इसलिए ऑक्सीकृत हो जाता है, इस प्रकार अपचायक के रूप में कार्य करता है। लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान लिखिए। सबको पता होता है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, सभी को मालूम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अकार्बनिक यौगिकों के उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, फार्मूला क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, व्यंजक चूर्ण का फार्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा NaSCO3। इन सबके हमको लिखना है उपयोग, तो इनके सबके हम लोग उपयोग देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो सबसे पहले था प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए प्लास्टर बनाने में उपयोग किया जाता है। और कहाँ उपयोग किया जाता है? मूर्तियों को सजाने में क्या किया जाता है। ठीक, और यहाँ पे नंबर 2 जो था व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण का प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में किया जाता है और कपड़ों के व्यंजन में भी किया जाता है, फर्श को धुलने में भी किया जाता है।
साफ सफाई में भी किया जाता है। जबकि तीसरे का क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में और बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने में और एंटी एसिड यानी ज़्यादा पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो उसको दूर करने के लिए भी किया जाता है। अगला क्या होता है, जब इसके लिए केवल रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिखना है। क्या होता है जब के लिए केवल क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्या दिया है, एथेनॉल, एक सेकंड यहाँ पे रुकेंगे। कह रहा एथेनॉल को K2Cr2O7 K2Cr2O7 तथा सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिएक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, कह रहा है कि एथेनॉल, एथेनॉल माने शराब यानी एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH। तो पहला देखेंगे एथेनॉल का CH3CH2OH, ये एथेनॉल का फार्मूला हो गया। और इसको K2Cr2O7 तथा सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और प्लस H2SO4 के साथ जब गर्म करोगे तो क्या देगा, तो ये जब गर्म किया जाता है तो नवजात ऑक्सीजन देता है। और कितने नवजात ऑक्सीजन, 2। जब 2 मिल जाएंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा, पहली बात तो यहाँ पर H2O निकल जाएगा। मैं दूसरा यहाँ पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये H2O यहाँ से निकल जाएगा, नहीं जल निकल जाएगा। और ये जो डबल O बनेंगे, ब्लर कर गया, हाँ, जो ये H2O बाहर निकल जाएगा और जो ये डबल O है मतलब ऑक्सीजन के 2 वो इसी में आ जाएंगे, यानी हो जाएगा CH3C और ये डबल O ये वाले और ये H, ये बन जाएगा और जल निकल जाएगा। तो ये क्या बना, एस्टिक, ये हो गया आपका एस्टिक अम्ल CH3COOH। और वैसे नाम इसका 1-2 मैंने एथेनोइक अम्ल बन गया या इसको एस्टिक अम्ल कह सकते हो। तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। दूसरा इसका बी विकल्प देखेंगे, क्या है बी विकल्प, कह रहा है एथिल एल्कोहल को, फिर से एथिल एल्कोहल लेना है यानी CH3 और CH2OH, एथिल एल्कोहल ले लिया। और एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, एस्टिक अम्ल क्या होता है, सिरका, यानी CH3COOH, यही एस्टिक अम्ल, ब्लर क्यों, एस्टिक अम्ल का ये फार्मूला होगा CH3COOH। और गर्म करना है H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 इसकी उपस्थिति में हमको गर्म करना है। अब जब गर्म करेंगे भैया तो क्या होगा, पानी इसमें से उड़ जाएगा, यानी देखेंगे पानी इसमें का हो जाएगा, उड़ जाएगा ऊपर। और क्या बनाने वाला है, देखो इसका H ले लो और इसका OH ले लो, इसका OH ले लो और इसका H ले लो, तो ये बन गया H2O। तो ये तो, और ये बचा क्या, CH3 बचा और COO बचा और फिर CH3COO और फिर ये बचा CH2 फिर CH3, ये बच गया और प्लस जल तो बाहर निकल गया। तो इसका नाम क्या हो गया, देखो एक तरफ का लेंगे, इसका नाम हो गया एथिल एसीटेट, ये तो एसीटेट हो गया एथिल एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, ये एथिल एसीटेट बन गया, ये एथिल हो गया और ये एसीटेट हो गया। ठीक, और ये जल बन गया। इसके बाद में देखते हैं इसका सी क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से, यहाँ पे देखो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराई जाती है। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल माने होता है सिरका, यानी CH3COOH, एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे करानी है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दोगे तो भैया क्या बनेगा, एक तो यहाँ पर बन जाएगा CH, देखो ये टूटेगा CH3COO माइनस और H प्लस में, तो H तो यहाँ से हटा दीजिए, तो बनेगा CH3COO और इसके साथ जुड़ जाएगा Na, तो ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट, इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट और प्लस ये तो निकल गया और ये H बचा, एक H ये बचा और एक O ले लीजिए तो बन जाएगा H2O और बचेगा CO2, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर, ये तो तीनों हो गए, आपको दिख रहा होगा, एक मिनट ब्लर क्यों करता है, यहाँ पे देखो ये मैंने तीनों बता दिए A B और C। अगर ये नहीं करना है 3 नंबर का
तो अथवा में आपको करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया। सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में NH3 तथा CO2 प्रवाहित की जाती है और इसकी क्रिया करानी है तीनों की एक एक नंबर। तो मैं करा देता हूँ तीनों की। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया करा रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसकी क्रिया कराना है जल से। तो जल कितना होगा 1.5 H2O। तो ये जब होगी तो देखो 1.5 और आधा कितना हो जाएगा 2, यानी CaSO4 इंटू 2H2O और ये बन जाता है जिप्सम। ये क्या बन गया जिप्सम। तो यहाँ पर ये हो गया पहला हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं इसका दूसरा हमारे पास में क्या है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे क्या है हमारे पास। दूसरा कह रहा है सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है किसके, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। तो यहाँ पे इसको लगाएंगे दूसरा बी विकल्प। करा सोडियम क्लोराइड ले लेना है और उसका जलीय विलयन यानी H2O ले लेना है और उसमें अमोनिया प्रवाहित करनी है और प्रवाहित करनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतना सब कुछ प्रवाहित करोगे तो ये रिएक्शन याद आई होगी। ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ये हो गया, आप लोग इसको ध्यान से अपना याद कर लेना। अगला है CaOH का होल्टेज मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना की क्लोरीन गैस से क्रिया कराओगे तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल्टेज और क्लोरीन से क्रिया कराओगे तो ये बन जाएगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 बचेगा H2O बचा यानी जल बन जाएगा और इसी का नाम है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण इसी को कहते हैं। ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये हो गए तीनों। फिर कह रहा है साबुन के निर्मलीकरण की क्रिया को समझाइए। तो यहाँ पर साबुन के निर्मलीकरण की प्रक्रिया समझ लीजिए। साबुन के अणु में एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है जो जल विरोधी होती है और एक आयनिक सिरा होता है जो जल प्रेमी होता है यानी हाइड्रोफिलिक होता है। जब साबुन को जल में मिलाया जाता है तो ये अणु मिलकर मिसेल नामक संरचना बनाते हैं। मिसेल में हाइड्रोकार्बन पूंछें केंद्र की ओर होती हैं जबकि आयनिक सिरे बाहर की ओर होते हैं। तैलीय या चिकनाई वाले कण मिसेल के केंद्र में फंस जाते हैं। जल प्रेमी सिरे जल में घुलनशील रहते हैं जिससे मिसेल जल में निलंबित रहते हैं और आसानी से धोए जा सकते हैं। बाकी इसका और भी अगर आप देखना चाहते हैं अच्छे से तो उसका भी मैं एक सेकंड आप लोग यहाँ पे वेट करिए। मैं भी फट से ये जो है साबुन की प्रक्रिया दिखा रहा हूँ आपको। तब तक के लिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। देखते हैं भी अगर होगी तो। नहीं है चलो किसी टाइम फिर अगले वीडियो में दिखा देंगे। तब तक आप लोग देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है पूरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। करा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे आहार श्रृंखला और आहार जाल पर। तो आहार श्रृंखला देख लीजिए क्या होता है। आहार श्रृंखला या खाद्य जाल मतलब खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह को दर्शाती है जो उत्पादकों से शुरू होकर उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों तक जाती है। अनुक्रम में प्रत्येक जीव अपने से नीचे वाले जीव को खाता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपने देखा होगा यहाँ पे होते हैं उत्पादक जैसे हरी घास, ये हो गया उत्पादक और इसको खाते हैं। जैसे कि घास को कौन खा गया, मान लिया हिरण खा गया तो हिरण हो गया प्राथमिक उपभोक्ता और इसको फिर खा गया, हिरण को खा गया मान लिया शेर, तो शेर हो गया हमारा द्वितीयक उपभोक्ता या फिर हिरण को कोई और खा गया और उसको शेर खा गया तो वो तृतीयक उपभोक्ता यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार आहार श्रृंखला चलती है। मानव में वृद्धि हार्मोन कौन होते हैं यहाँ पे देखेंगे। वृद्धि हार्मोन जिसको हम लोग GH कहते हैं। GH माने होता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक, ग्रोथ हार्मोन तो उसको देखेंगे। GH एक पेप्टाइड हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं जो मस्तिष्क में पाई जाती है और मनुष्यों में वृद्धि, कोशिका प्रजनन और पुनर्जनन को उत्तेजित करता है। यह बचपन और किशोरावस्था के दौरान सामान्य शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है और वयस्क में भी चयापचय को नियंत्रित करता है। अगला देखते हैं स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में उदाहरण सहित विभेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9।
तो देखते हैं स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण। तो यहाँ पर देखें स्वपोषी पोषण सबको मालूम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण में जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके आमतौर पर प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और कुछ जीवाणु, ठीक, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह। विषम पोषी पोषण परपोषी पोषण में जीव अन्य जीवों या कार्बनिक पदार्थों का सेवन करके पोषण प्राप्त करते हैं, यानी वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जैसे जानवर, कवक और अधिकांश जीवाणु। अगला देखते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, प्रतिवर्ती क्रिया और लसिका। तो इसका देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन किसी उद्दीपन के जवाब में होने वाली अनैच्छिक और लगभग तात्कालिक गति है, तुरंत ये रिएक्शन होती है। यह संचार का एक तीव्र रूप है। इसमें मस्तिष्क में क्या होता है, सचेत विचार प्रक्रियाएं शामिल नहीं होती हैं और अक्सर रीढ़ की हड्डी में एक प्रतिवर्ती चाप के माध्यम से मध्यस्थता की जाती है, माने स्पाइनल कार्ड इसमें काम करती है, मस्तिष्क काम नहीं कर पाता है। जैसे आग में हाथ पड़ गया तो तुरंत हाथ पीछे चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, यह अनैच्छिक क्रिया है, इस पर मस्तिष्क कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे किसी पसंद चीज को देख करके लार टपक जाना, ये भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है, उसको रोक लेना तुरंत, या छुई मुई के पौधे को टच करने पर उसका वो कर देना। तो यहाँ पे इसके बाद देख लेते हैं लसिका, लिम्फ जिसको कहते हैं। लिम्फ एक पारदर्शी एक सफेद रंग का तरल पदार्थ जो सफेद रक्त कोशिकाओं, प्रोटीन और वसा से बना होता है और लसिका तंत्र में संचारित होता है। यह शरीर के ऊतकों से अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको ये निकालता है, खत्म कर देता है, खा जाता है। अगला देखते हैं, मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना एवं कार्यविधि यहाँ पे देखेंगे। मानव के उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र में गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना होता है। मैं इसको आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा भी उत्सर्जन तंत्र के लिए, थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे बस, तब तक आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर भी करिए। मैं भी आपको डायग्राम ढूंढ रहा हूँ, बस जस्ट दिखाने वाला हूँ। तब तक आप लोग पोषी स्तर वाला जो डायग्राम देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था। खाद्य जाल का भी देख सकते हैं, और अभी मैं वो वाला दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा वेट करेंगे। जैव प्रक्रम, शायद नहीं मिल रहा है। चलो, उत्सर्जन तंत्र किसमें होगा, एक सेकेंड। चलो फिर अभी मैं दिखाऊंगा लास्ट में। अगला है पादपों में परिवहन का वर्णन कीजिए। तो पहले इसको देख लीजिए, पादपों में परिवहन, फिर मैं भी इसका डायग्राम दिखाऊंगा जरूर। पौधों में परिवहन में जड़ों से पत्तियों तक जाइलम के माध्यम से पानी और खनिजों का संचलन और प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादन भोजन का पत्तियों से अन्य भागों तक फ्लोएम के माध्यम से संचलन शामिल होता है। यह प्रक्रिया पोषक तत्वों के वितरण और जीवित रहने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे देखो, उत्तर मानव उत्सर्जन तंत्र में ये सारी चीज़ें लिखी, मैं आपको डायग्राम जरूर दिखाऊंगा। एक सेकंड आप लोग बस वेट करिएगा, तब तक के लिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिए बढ़िया, और खूब अच्छे से शेयर भी करिए। और देखिए, ये आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, और आशा करते हैं आपको समझ में बढ़िया आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग अगर जुड़े रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा, और आपका बहुत ही बेहतरीन बोर्ड पेपर होने वाला है। आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं, इन सभी का सॉल्यूशन एक साथ चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।